राम मंदिर चोरी पर राज संसद में ड्रामेबाजी करना पड़ा भारी। पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने किया तलब। आज होगी मामले में पेशी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर दौरा है। आज संत कबीर नगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। डीएमएसपी विधायक ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात मिलेगी संत कबीर नगर वासियों को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर दौरा है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण जिलाधिकारी करते हुए नजर आए, जहां डीएमएसपी विधायकों ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार है। 119 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री और जनता को भी संबोधित करेंगे। 664 करोड़ रुपए परियोजनाओं की आज बहुत बड़ी सौगात संत कबीर नगर वासियों को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर, जहां संत कबीर नगर रात दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी एसपी विधायक ने स्टेडियम का जायजा लिया है, निरीक्षण लिया है और साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 119 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है। 664 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आज संत कबीर नगर वासियों को सौगात मिलने वाली है। तो मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनता को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने और देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी होने वाली है, जिसके लिए खास इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर आएंगे और ये मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है। ठीक 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर आए थे और 1.5 महीने बाद फिर से ये दौरा मुख्यमंत्री का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, संत कबीर नगर वासियों को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री का आगमन होने वाले हैं, क्या कुछ अभी तैयारियां हो गई हैं? प्रशासन कितना अलर्ट है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ तस्वीर, क्या अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 684 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर में करेंगे और लगभग 2:30 बजे पहुंचेंगे। वो पूरी वहां पर जनसभा को, पहले परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ में, ताकि तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं और जो प्रस्ताव भविष्य में जनपद के लिए हो सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो नगर में आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले उन प्रस्तावों पर मुहर लगाकर जनपद को सौगात दें। ठीक 1.5 महीने पहले भी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था और फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री का आगमन है। ऐसे में संत कबीर नगर वासियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मुख्यमंत्री के आगमन पर कितने उत्साहित हैं और कितने संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली है आज इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1.5 महीने पहले भी गए थे, लगातार वो दौरे कर रहे हैं जनपदों के और दौरे पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहां पर सौगात देते हैं और उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी अपनी लिस्ट में नोट करते हैं, जिससे कि भविष्य में कुछ महीनों के अंदर फिर से सौगात दी जा सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.5 महीने पहले गए थे। अब एक बार फिर से कई नई योजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोग शिलान्यास करेंगे और जो पिछली योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है इस पूरे कार्यक्रम में?
योगी आदित्यनाथ के अलावा वहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय एमएलसी हैं, सुभाष यदुवंश हैं, और वहाँ के जो विधायक 2 सीटों पर हैं, चाहे आपको बताएं कि धनकटा से गणेश चौहान हैं, मेहदावल से अनिल त्रिपाठी हैं, विधायक वहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो भी अधिकारी हैं विभागीय वो भी मौजूद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री देखिए जनता को भी संबोधित करेंगे और ऐसे में संबोधन के बाद से क्या अधिकारियों के साथ बैठकें भी लेंगे, नेताओं के साथ अलग से बैठकें भी शामिल है? मुख्यमंत्री जरूर बैठक करते हैं जब भी कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन बैठक का स्वरूप अलग अलग होता है। कभी कभी जब मुख्यमंत्री स्पेशल बैठक करते हैं तो जो प्लेस होता है वो अलग होता है, लेकिन जब वो जनसभा में जाते हैं तो छोटी सी बैठक वही जनसभा के कहीं नजदीक जो स्थान होता है वहीं पर वो करके और जो भी समस्याएं हैं जनपद की उसको समझते हैं और जानते हैं। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बैठक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर अयोध्या से, राम मंदिर राज सीईओ पद के लिए आज इंटरव्यू है। 5300 आवेदकों में 18 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट एक नाम पर मुहर लगाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या से राम मंदिर राज सीईओ पद के लिए आज इंटरव्यू है। इसके पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5300 आवेदकों में से 18 वो नाम है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है और 18 उम्मीदवार आज इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इंटरव्यू होगा और इस प्रक्रिया के बाद 3 नामों का चयन किया जाएगा और ये तीनों नाम मंदिर ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे और साथ ही ट्रस्ट के निर्णय करेगा कि कौन वो नाम है जो सीईओ के पद पर विराजमान होगा। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां चंदा चोरी मामले में अब लगातार नया मोड़ सामने आ रहा है। और देखिए अब आवेदन की प्रक्रिया जो थी वो खत्म हो चुकी है और अब इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। आज 18 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 18 लोगों को आज इंटरव्यू देना है, जिसमें से 3 नामों का चयन किया जाएगा जो सीईओ के पद पर विराजमान होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंटरव्यू के बाद 3 का चयन किया जाएगा। प्रवीण पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए 3 नाम मंदिर ट्रस्ट के लिए चयन किया जाएगा। आज इंटरव्यू की प्रक्रिया होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि अयोध्या में जो राम मंदिर सीईओ पद के लिए थे उसमें 5300 आवेदकों ने आवेदन किया था, जिसमें अब जो है 18 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया और उसके बाद 18 लोगों के बाद जो 3 सदस्यीय टीम है वो वहां पर कहीं ना कहीं बैठेगी और कहीं ना कहीं राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उस पर कहीं ना कहीं सीईओ के पद पर मोहर लगाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या में जब से राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया है, तब से चाहे विधानसभा की सत्र, मानसून सत्र हो उत्तर प्रदेश में, उसमें चाहे केंद्र में संसद में हो, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और राम मंदिर चंदा चोरी के प्रकरण को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो उसी में जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने जब मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में बैठक की मांग की थी, बात की मांग की थी, तो उस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और एसआईटी लगातार जांच कर रही है। ऐसे में दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। किसी भी प्रकार से जो अपराधी हैं, जो चंदा चोर हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है और सब लोगों के काम करने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आएगा उस पर जो जितना दोषी है उसके दोष के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है, विपक्ष 2027 चुनाव के पहले इसको भुनाने का काम कर रहा है। वहीं सरकार लगातार जांच और जांच पर भरोसा कर रखने के लिए लगातार जनता से आह्वान कर रही है। वहीं हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज में तलब किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा कराया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का बड़ा आरोप है।
जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया है। एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था पप्पू यादव के खिलाफ। बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है और ऐसे में सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का ये बड़ा आरोप है पप्पू यादव पर। जहां संसद के बाहर पप्पू यादव ने साधु का वेश धर के एक तरह से कहे तो कई तस्वीरें सामने आई थी और जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज हुआ है और आज पप्पू यादव को तलब किया गया है। बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है एसीजेएम कोर्ट में, जहां एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पप्पू यादव पर बड़ी गाज गिरी है। जहां कुछ दिन पहले आपने देखा कि संसद के बाहर सांसद पप्पू यादव ने साधु और संत का भेष रखकर जिस तरह से ड्रामा किया था, एक नाटकीय अंदाज में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया है और आज सांसद पप्पू यादव को पेश होना है। पप्पू यादव को एसीजेएम कोर्ट प्रयागराज ने तलब किया है। बड़ी गाज गिरी है, बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है। भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के साथ साधु संतों के अपमान का ये बड़ा आरोप सांसद पप्पू यादव पर लगा है। एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को आज तलब किया है, जहां पप्पू यादव को पेश होना है। बीजेपी नेता ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कई गंभीर धाराएं लगी हैं। सनातन धर्म के साथ साधु संतों का अपमान किया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां आपको बता दें कि घटना का साधु संतों ने काफी विरोध जताया था। ये पूरा विवाद है, विवाद बढ़ने पर केस दर्ज हुआ था और साथ ही एसीजेएम कोर्ट ने प्रयागराज में ये पूरा मामला चल रहा है। संसद परिसर में पप्पू यादव ने एक ड्रामा रचा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अयोध्या चंदा चोरी घटना का ड्रामा रचा था। साधु संतों के वेशभूषा में नजर आए थे सांसद पप्पू यादव, जिसके बाद घटना का साधु संतों ने काफी विरोध जताया था। साधु संतों में काफी आक्रोश दिखा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ और लगातार विवाद बढ़ने लगा और विवाद बढ़ने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और अब इस पूरे मामले में एसीजेएम कोर्ट ने सांसद पप्पू यादव को तलब किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ललितपुर जिला अस्पताल में पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में गाली गलौज करने की सूचना पर डायल 112 पुलिस व्यक्ति को कोतवाली लेकर पहुंची थी। शांति भंग की आशंका में नियमानुसार कार्रवाई के बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इसी दौरान अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक रिक्रूट आरक्षी ने व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल परीक्षण के दौरान व्यक्ति ने चिकित्सक और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और अब जांच के बाद रिक्रूट आरक्षी पर कार्रवाई को लेकर फैसला होगा। तो पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था। उक्त प्रकरण की जांच में ये तथ्य प्रकाश में है कि एक व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में गाली गलौज करने के संबंध में 112 के द्वारा उस व्यक्ति को कोतवाली लाया गया था। शांति भंग के आशंका के दृष्टिगत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा चिकित्सक तथा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था।
इसी दौरान ड्यूटी पर उपस्थित रिक्रूट आरक्षी के द्वारा उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया गया था। पुलिसकर्मी का यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसके विरुद्ध निम्नानुसार विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई। और वही कुशीनगर में पिता की डांट से नाराज होकर घर से निकला 11 वर्षीय बालक सकुशल बरामद हो गया है। जटहा बाजार थाना क्षेत्र से बालक लापता हुआ था। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद जटहा बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से बालक की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने गुजरात के सूरत से सागर को सकुशल बरामद कर लिया है। बालक अपने एक रिश्तेदार के साथ सुरक्षित और स्वस्थ मिला है। एसपी केशव कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की तत्परता से परिवार ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि घर से लापता हुआ था बालक। पुलिस ने बालक को सकुशल निकाल लिया है, बरामद कर लिया है, खोज लिया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत में रिश्तेदार के साथ बालक मिला है। डांट से नाराज बालक सूरत से बरामद किया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बालक जो था वो घर से लापता हुआ था। और अब इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत में रिश्तेदार के साथ था और इस बालक को सूरत से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि डांट से नाराज था बालक, जिसके बाद पुलिस में इसकी तहरीर दी गई और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार खोजबीन कर रही थी। और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बालक को अब सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। थाना क्षेत्र जटहा में 6 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिसका नाम सागर शर्मा पुत्र नंदन शर्मा है, ये अपने पिताजी के डांटने की वजह से जो है घर छोड़ के चला गया है। 5 तारीख को इसको अपने स्कूल जाना था, स्कूल ना जाकर के ये अपने मामा के यहाँ चला गया था और 6 तारीख को जब आया तो इसके पिताजी के द्वारा इसको डांटा गया था। उसी बात से क्षुब्ध होकर के ये कहीं चला गया था, तो दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद से ये पिछले 3 दिन से ये जो बच्चा था ये मिल नहीं रहा था। इसमें इसको ढूंढने के लिए लगातार जो थाने की टीम है, एसओजी, स्वाट, सर्विलांस, सभी टीमों को लगाया गया। इसमें बच्चे को सूरत, गुजरात से सकुशल जो है रिकवर कर लिया गया है। और खबर ललितपुर से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और इस दौरान टीम ने मौके से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। आबकारी विभाग की ओर से दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो छापेमारी में ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। और कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनिहवा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस बीच आपको बता दें, पुलिस हादसे की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। कुशीनगर में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव विजय पांडे की तहरीर पर दर्ज किया गया है। विजय पांडे ने आरोप लगाया है कि दीपक पांडे ने फोन पर उनके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी से भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर विजय पांडे ने निबुआ नौरंगिया थाने में शिकायत दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब पुलिस जांच में सामने आया है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कसिया थाना क्षेत्र के चुरावन छपरा गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस बीच युवक का शव घर के बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने शव पुलिस को देने से इनकार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
और नोएडा में बारिश ने अथॉरिटी की तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेक्टर 62 लेबर चौक के पास थोड़ी देर की बारिश के बाद ही सड़क पर भारी जल भराव हो गया। कई जगह करीब 3 फीट तक पानी भरने से बाइक, स्कूटी और कार सवार लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और कई वाहन पानी में फंस गए और लोगों को उन्हें धक्का देकर निकालना पड़ा। खास बात यह है कि लेबर चौक पर जल भराव की समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक अब कम होता नजर आ रहा है। लालापुर पिपलसाना गांव में लगातार दूसरे दिन एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि यही तेंदुआ महिला पर हमला कर उसकी जान लेने की घटना में शामिल था। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसपास के गाँव में अभी भी तेंदुए की मौजूदगी की खबर मिल रही है। पिछले 8 दिनों से वन विभाग की टीमें लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रही है। 2 दिनों में 2 तेंदुओं को पकड़ा जाना वन विभाग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो वन विभाग ने पिंजरे में तेंदुए को कैद कर लिया है। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 8 दिन से चल रहा था सर्च अभियान और अब वन विभाग को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां वन विभाग ने पिंजरे में तेंदुए को कैद कर लिया है, जिसके बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। और वे बांदा के राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर कई बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई विभागों में स्टाफ की गैर हाजिरी में मरीजों को परेशानी हो रही है। जांच रिपोर्ट पर स्थायी लैब टेक्नीशियन के हस्ताक्षर न होने और ऑपरेशन के लिए बाहर से महंगी दवाएं और सामान मंगाए जाने के भी आरोप लगे हैं। वहीं एक डॉक्टर के लंबे समय से तैनात रहने और प्रभारी प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों पर अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। तो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर कई बड़े सवाल उठे हैं। कुछ स्रोतों से खबर आई कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एडीएम न्यायिक को मुझे भेजा था मौके पर, तो मेरे द्वारा जांच की गई थी और फिर प्रिंसिपल जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा तथ्य न आवे कि उन पर कार्रवाई करना पड़े। तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो आप लोगों के द्वारा तथ्य संज्ञान में लाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तब उसके बाद आगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री।